Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing good. Today is our 18th lecture of the system integration and architecture. In this lecture we discuss about the another research paper about the software requirement specification. This research paper actually the sum of your whole course कि आपके सारे कोर्स का जो इसका मकसद था इस कोर्स को पढ़ने का, इस कोर्स की जो बेसिक कोर रिक्वायरमेंट थी उसका जो है सारा समअप है। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह रह जाएंगे और इंशाल्लाह उन दोनों लेक्चर्स में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. The title of our topic is IEEE recommended practice for the software requirement specification. ये IEEE की तरफ से जो मतलब कि एक ऐसी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? सो एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था रिसर्च पेपर पढ़ने का तरीका कि सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ये पेपर जो है 9 दिसंबर 2009 में रिफ़ाइन हुआ था और अप्रूव्ड हो 25 जून 1988 में। ये 98 में इम्प्रूव हुआ था और IEEE ऐसे स्टैंडर्ड बोर्ड में। क्लियर? तो इस पेपर में क्या बात की जा रही है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट. द कंटेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन are described and several samples SRS outline are presented. इसमें डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं वो आउटलाइन उसकी दी गई हैं। ठीक है, उसमें से हमने डिफरेंट उनकी डिस्कशन भी की गई, उनको डिस्क्राइब किया गया है। उनमें हमने देखना है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस तरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अब आप फाइनल ये प्रोजेक्ट सिर्फ करेंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपको SRS 1 यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन 1, जिसमें आपका जो होल एक सिनेरियो होता है कि आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो उस लिहाज से भी आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वो कह रहा है दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज़ एम्ड एट स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड बट आल्सो कैन बी अप्लाइड टू असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ इन हाउस एंड कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस रिकमेंड की गई हैं जिसका एम ये कि आपकी रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई किया जाए, उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए, उनके हर एस्पेक्ट्स को देखा जाए कि किस तरह ये यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें जो गाइडलाइंस हैं उनको कंपाइल किया जाए। ठीक है, IEEE की तरफ से, EIA की तरफ से डिफरेंट जो गाइडलाइंस हैं हम उनको देखें। ठीक है, कीवर्ड्स को इग्नोर करें। ठीक है, अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट की आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट में वो कह रहा है कि सबसे मेन चीज़ जो डिस्कशन हुई है वो ये है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसकी आउटलाइन के बारे में कि क्या क्या किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती हैं, किस तरह हम उसकी स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करते हैं। क्लियर? ये चीज़ हमें देखनी होगी अपने इसके आज के रिसर्च पेपर में। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अपने जो कंक्लूजन है इसमें बहुत सारी जो डिटेल में डिस्कशन है इस पेपर में। मेरा ख्याल है कि हम इसको आप जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सबसे लास्ट कंक्लूजन पे पहले मैं चलती हूँ। इसमें डिफरेंट कंक्लूजन है, जैसे ये B4 कंक्लूजन है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है द एनालिसिस सजेस्ट दैट एनी SRS कंपायरिंग विद दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस, कि जो भी प्रैक्टिसेस इसमें डिस्कशन की गई है, डिफरेंट रिकमेंड की गई हैं IEEE की तरफ से, जो भी एंड एडिशंस जो भी उनमें ऐड किया हुआ है, जो भी इन टेबल्स में दिखाया गया है, वो कह रहे हैं कि अगर कंपाइल करें विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SRD डिफरेंट से, तो इन एडिशन टू कंपाइल विद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट दी गई हैं IEEE IA 12207 और IEEE
AI में जो कंपाइल की गई हैं, शेल सपोर्ट द लाइफ साइकिल डाटा ऑब्जेक्टिव ऑफ एन, ये सारी जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल है, हमारे डाटा की पूरी जो डेवलपमेंट फेज़ है उसको सपोर्ट करती हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओवरव्यू फॉर पेपर। सबसे पहले IEEE स्टैंडर्ड्स हैं। IEEE स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आर डेवलप विद द IEEE सोसाइटीज एंड स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज़। ये आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा, ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आए। इंट्रोडक्शन में चलते हैं। दिस इंट्रोडक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ IEEE। वो कह रहे हैं दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस डिस्क्राइब रिकमेंडेड अप्रोच फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की जो स्पेसिफिकेशन अप्रोचेज़ हैं, जो हमें रिकमेंड की गई हैं डिस्क्राइब करने के लिए, उनको अप्रोच किया जाए। इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल इन द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस इज़ एन अनएम्बिगुअस एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वो रिज़ल्ट जो अनएम्बिगुअस होते हैं यानी कंप्लीट होते हैं, उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, इनमें कोई क्यूरी नहीं होती, उन रिज़ल्ट्स को लेके हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। क्लियर। अब उसमें फर्स्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर कस्टमर टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट दे विश टू ऑब्टेन। कि जो आपका कस्टमर है जिसने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है, उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है एक्चुअल में, वो उसकी प्रोडक्ट का मकसद क्या है, क्या फीचर्स हैं, किस तरह की प्रोडक्ट उसको कंप्लीट अपनी उसका जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए। जब आपके कस्टमर को डायरेक्शन क्लियर होगी तो फिर वो आपको डेवलपर को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर सकेगा। सेकेंड थिंग वो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर सप्लाइज टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वांट। और जो सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड होना, पता होना चाहिए कि एक्चुअली कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है। थर्ड है इंडिविजुअल टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग गोल। जो एक अकेला पर्सन है उसको ये वाले गोल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है डेवलप अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइन फॉर देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी फाइनली प्रोजेक्ट की कि आपकी SRS रेडी होती है, ठीक है। सबसे पहले आप एक जो कहते हैं ना हवा में आइडिया बनाना, उसको SRS 1 कहते हैं। आप SRS बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं कि एक्चुअली हमारा आइडिया ये है, उसको ये बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम ये टेक्निक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, फिर उसके ये रिज़ल्ट्स आएंगे, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स को डिस्कशन करेंगे। उन एक्सपेक्टेड ये होती है आपकी SRS के एक्चुअल में आपकी जो सारी आउटलाइन बनाते हैं आप, वही यही कह रहा है कि ये जो है आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसको डेवलप करना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और हर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हर यूनिवर्सिटी का जो है वो एक कंटेंट लिस्ट जो है ये उसके लिखने का तरीका डिफरेंट, उसके फीचर्स होते हैं वो एक हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफाइन द फॉर्मेट एंड कंटेंट विद द स्पेसिफिक। हाँ जी, उसके कंटेंट को डिस्कस करना चाहिए, उनको डिफाइन करना चाहिए कि हमारे एक्चुअली में कंटेंट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक्चुअली आपका आइडिया क्या है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें टेक्निक कि आप टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक के बाद आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है और कौन सा एरिया है जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। आपका एम क्या है इस प्रोजेक्ट में, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफाइन होनी चाहिए। थर्ड है डेवलप एडिशनल लोकल सपोर्टिंग आइटम्स सच एज एन SRS क्वालिटी चेकलिस्ट और SRS राइटर हैंडबुक। और SRS की राइटर हैंडबुक और क्वालिटी वगैरह चेक करनी चाहिए हमारी कि वो क्वालिटी वाइज अच्छी है, उसकी सारी चेकलिस्ट जितने भी उसके अकॉर्डिंग टू फीचर्स हैं वो कंप्लीट हैं। जिसने राइटर ने लिखी है वो हैंडबुक बनी हुई है, वो कंप्लीट है, क्योंकि एक बुकलेट बन जाती है, वो आप सबमिट करवाते हैं, वो आपकी कंप्लीट एक प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। जब आप फाइनल SRS सबमिट करवाते हैं तो उसमें आपके रिजल्ट्स होते हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके जो सिस्टम है उसका एक एक फीचर बताया होता है कि ये वाला बटन क्लिक करने से ये रिज़ल्ट आएगा, ये वाला बटन क्लिक करने से ये मेन्यू ओपन होगा। तो जिसको किसी एक सॉफ्टवेयर का पता भी नहीं होता उस सॉफ्टवेयर का, वो उसकी डॉक्यूमेंट को देख कर आई थिंक बहुत नहीं तो 80 to 90% उस सिस्टम के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
क्लियर। तो आगे वो कह रहे हैं कि टू द कस्टमर सप्लाइज अनदर इंडिविजुअल अ गुड एसएलएस शुड प्रोवाइड सेवरल स्पेसिफिक बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड होने चाहिए वो कौन से हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिश द बेसिस फॉर एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर्स ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ टू डू, कि एक्चुअली में जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी नीड्स क्या हैं, वो अपनी स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहा है, उसके रिजल्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसके सारे फीचर्स चल रहे हैं। सेकंड है रिड्यूस द डेवलपमेंट एफर्ट, कि डेवलपर की एफर्ट को भी रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। उसके वेरियस जो कंसर्न हैं ग्रुप्स हैं जो उसकी डिज़ाइन का ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि वो रिड्यूस फॉर्म में हो और रिकॉर्डिंग और उसकी रीटेस्टिंग वगैरह सारी बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। अगर रिड्यूस द डेवलपमेंट एफर्ट, उसमें थर्ड है प्रोवाइड अ बेसिस फॉर स्टेप एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड स्केड्यूल्स। हाँ जी, हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसके एस्टिमेटेड जो है उसकी कॉस्ट पता होना चाहिए, उसको स्केड्यूल करना चाहिए कि किस पोर्शन पे हमने कितनी कॉस्ट लगानी है और किस पोर्शन पे कितनी। अगर वो हमारे विद इन कॉस्ट कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें उसका वे ऑफ डेवलपमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसी को अगर हमारे पास कॉस्ट बजट जो हमारे पास लो है या कम लिमिटेड है तो हम उसी बजट में हमें कंप्लीट करने के लिए उसके बारे में कोई उसका सल्यूशन सोचना पड़ेगा। और फिर आगे वो कह रहे हैं प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। यस, हमें वैलिडेशन की ये वैलिडेट है और वेरीफाई भी कर रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए बेसलाइन बनानी चाहिए पहले। फिर है फैसिलिटेट ट्रांसफ़र में वो कह रहे हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट हैं जो यूज़र्स मशीन एक मशीन से दूसरी मशीन में हम ट्रांसफ़र करते हैं वो भी होना चाहिए, ठीक है। ईजीली उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस का लॉस ना हो और वो उसको सप्लाई करते रहें। आगे है सर्व एज अ बेसिस ऑफ इन्हेंसमेंट। इसमें वो कह रहा है कि एसएलएस जो है उसकी डिस्कशन जो है न होती है उसकी प्रोडक्ट की, लेकिन जो है डेवलप जो है जब उसका होता है उसकी डिस्कशन होती है किस तरह इसकी कोडिंग की गई है, ठीक है। उसके फीचर्स डिस्कशन होते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी इन्हेंसमेंट के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए कि क्या ये फाउंडेशन है इसकी, क्या इसकी कंटिन्यूटी है, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, इसको आगे फर्दर हम इसकी सीरीज़ बना सकते हैं कि नहीं, ये प्रोडक्शन एवेल्यूशन वगैरह को इसकी हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये किसी एक पर्सन के लिए, ये कस्टमर के लिए, ये सप्लायर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बेनिफिशियल होगा अगर ये वाले सारे पॉइंट्स को हम जहन में रखें। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग। ये कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ साइकिल के बारे में, इसको आप इग्नोर करें। आगे देखें कॉन्टेक्ट में देखें IEEE overview है this recommended practice to describe approaches for the specification of software requirement. It is divided into 5 clauses 1 explain the scope। ये different clauses हैं। अच्छा scope, इसका scope क्या है। This is a recommended practice for writing software requirement specification. It describe the content and quality of good। scope ये होता है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है इसका, ये मार्केट में कहाँ यूज़ हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ यूज़ हो सकता है, ये डिफरेंट कंपनीज में कहाँ यूज़ होता है, ये इसका स्कोप है। तो वो कह रहे हैं कि इट डिस्क्राइब द कंटेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड प्रेजेंट सेवरल सैम्पल एसएलएस कि ये एक अच्छी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को हमारी क्वालिटीज़ को बताता है और हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज एम्ड एट स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट of software to be developed but also can be applied to assist in the selection of in-house and commercial software products। different जो commercial software products हैं और assets हैं उसमें भी इसकी selection में help करता है। however application to already developed software could be counterproductive। अच्छा आगे कह रहे हैं when software is embedded in some larger system such as medical equipment then issues beyond those identified in this recommended practice may have to be addressed। कि अगर तो ऐसे एम्बेडेड सिस्टम आ जाए या लार्ज सिस्टम ऐसा बढ़ा जाए उसकी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इशू हो जाए तो उसके जो इश्यूज़ हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए रिकमेंडेड प्रैक्टिस भी है ये। और इसमें है दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड कंटेंट कि प्रोडक्ट की क्रिएटिंग और कंटेंट वगैरह में यूज़ हो। द प्रोडक्ट इज़ इन SRS
दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस कैन बी यूज टू क्रिएट सच एन, और ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो SRS डायरेक्टली कैन बी उनको मॉडल करने के लिए, उनको स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन इसमें कुछ यूज़ हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कस्टमर की, सप्लायर की। आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एक ऐसा बंदा जो लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन बाइंडिंग करता है, और उसको सारी एग्रीमेंट्स उसके होते हैं। ठीक है, कमिटमेंट्स होती हैं और उसका मकसद होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। कस्टमर कौन सा होता है कि जो पर्सन प्रोडक्ट बनवा रहा होता है, जो पे करता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में और उसके फीचर डिसाइड करता है और उसके सारे फंक्शनैलिटी को वो डिसाइड करता है। सप्लायर कौन सा है कि द पर्सन और अ पर्सन हु प्रोड्यूस अ डिफरेंट कस्टमर, जो कि वो प्रोड्यूस करता है यानी डेवलप करता है, डेवलप करवा के या खुद डेवलप करके आगे सप्लाई करता है कस्टमर तक वो प्रोडक्ट। ठीक है, विद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, आगे यूज़र कौन है, द एक पर्सन और ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली विद प्रोडक्ट के साथ, और यूज़र जो है वो कस्टमर वो सारे सेम नहीं होते। अब कंसिडरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग अच्छा कि अच्छी SRS जो है वो कैसे कंसिडर हो सकती है। अ गुड SRS तो हर कोई बना सकता है, लेकिन जो ऐसी SRS जो हमारे लिए यूजेबल हो और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, गुड हो, वो कौन सी है। ठीक है, उनमें दिस क्लॉजेज प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, और उसमें ये है कि नेचर ऑफ द SRS के SRS की नेचर क्या है, आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की नेचर क्या है, इन्वायरमेंट उसका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी गुड SRS की, जॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन, उसमें प्रेपरेशन में कौन कौन जॉइंट है, उसकी एवोल्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ वो एवोल्यूशनरी यूज़ हो रही है, प्रोटोटाइपिंग, उसकी प्रोटोटाइप मतलब कि थोड़ा सा उसका यूज़र इंटरफेस क्या है, उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम दिखा रहे हो, उनको प्रोटोटाइप ही एटलीस्ट बनी हो कि एक्चुअली ये है, चाहे बैकएंड पे वर्क ना हो लेकिन फ्रंट एंड का वर्क हो, उसकी प्रोटोटाइप कैसी है। ठीक है, एम्बेडिंग डिज़ाइन SS, उसके डिज़ाइन एम्बेड कैसे किए जाएँ, और एम्बेडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को भी एम्बेड किया। ठीक है, ये डिफरेंट SRS गुड SRS की प्रोड्यूस करने की चीज़ें हैं। क्लियर, अब है नेक्स्ट हम चलते हैं नेचर ऑफ SRS। नेचर ऑफ SRS में अब इनको वन बाय वन उन्होंने डिस्कस किया है, मैंने थोड़ा सा आपको वैसे बता भी दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर टाइम बचा तो हम लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं। उनके ओवरऑल तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड SRS में करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। सबसे पहले करेक्ट हो, बिल्कुल उसमें कोई फॉल्ट ना हो, बग ना हो, कोई गलती ना हो। सेकंड, अनएम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी ना हो। ठीक है, करेक्ट तो हो लेकिन एम्बिग्यूटी आ रही हो। कंप्लीट हो, ठीक है, इनकम्प्लीट ना हो, कोई प्रॉब्लम उसमें ये फीचर रह ना जाए, सारी डिस्कशन हो। कंसिस्टेंट हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ यहाँ डिस्कस की हुई है उसके बाद कोई और ही नई बात शुरू हो गई, उसके बाद फिर दोबारा से वो बात पहले वाली को आगे कंप्लीट करनी है। कंसिस्टेंसी हो, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करें तो उसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप एम्स डिस्कस कर रहे हैं तो आप एम्स को डिस्कस करें, अगर आप टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपनी कंप्लीट टेक्निक को डिस्कस करें। ये है कंसिस्टेंसी। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस और स्टेबिलिटी, आपकी इम्पोर्टेंस चीज़ें कौन सी हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये सारी डिस्कशन होनी चाहिए। वेरीफिएबल की वेरीफाइएबल भी होंगी सारी चीज़ें। मॉडिफाइएबल की ये मॉडिफाई भी इनको कर सकता है। ठीक है, और ट्रेसेबल, और इनको ट्रेस भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें ट्रेसेबल हैं जो आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये वही उनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब आगे हैं यूज़ ऑफ TBD में, इसको यहाँ पे हम चलते हैं वेरीफाइएबल, ट्रेसेबल, जॉइंट प्रेपरेशन ऑफ SRS कि जॉइंट प्रेपरेशन ऑफ SRS क्या है, ये थोड़ा सा इसका टच दे देते हैं। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बिगिन विद सप्लायर एंड कस्टमर एग्रीमेंट ऑन व्हाट द कंप्लीट सॉफ्टवेयर मस्ट डू, कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सप्लायर और कस्टमर के एग्रीमेंट के दरमियान। ठीक है, उनका एग्रीमेंट होगा तो ही ये कंप्लीट होगा, अगर उनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तो ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। क्लियर,
This agreement in the form of SRS should be jointly prepared. This is important because usually neither the customer nor the supplier is qualified to write a good SRS, क्योंकि ना तो कस्टमर इतना अच्छा होता क्वालिफाइड होता है जो अच्छी SRS लिखे और ना ही सप्लायर, ठीक है। डेवलपर ही लिख सकता है वही। कस्टमर यूजली डू नॉट अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, कस्टमर को उसकी जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में नहीं पता, तो बस उसने तो अपनी फीचर्स बता दिए, उसने अपनी विश बता दी, उसने अपनी बता दी कि मैं ये चाह रहा हूँ, उसको पता नहीं होता। एंड डेवलपमेंट प्रोसेस वेल इनफ टू राइट यूजेबल एसएस, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वही अच्छी तरह जान सकता है इसकी प्रोसेस क्या है और वही यूजेबल एसएस लिख सकता है। सप्लायर यूजली डू नॉट अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम, और जो सप्लायर है वो कस्टमर की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसने तो बस बड़े प्रोडक्ट आगे सप्लाई कर देनी होती है। तो एंड फील्ड ऑफ एंडोवर वेल इनफ टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम, उसको भी अच्छे से रिक्वायरमेंट नहीं पता होती जिससे सिस्टम हमारा सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो सिर्फ ये एक डेवलपर ही है जो ये लिख सकता है। दिस इज़ अ जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ एसएलएस, ठीक है। आगे एसएलएस एवोल्यूशन, द एसएलएस में नीड टू इवॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोग्रेस, कि इवॉल्व करे आपकी डेवलपमेंट। इट मे बी इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई सम डिटेल एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कि जब हम इनिशिएट लेते हैं समटाइम्स उस वक्त हमें कुछ डिटेल्स नहीं पता होती, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं तब हमें डिटेल्स का पता चलना शुरू होता है और तब हम मज़ीद डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं मेजर कंसिडरेशन जो है इस प्रोसेस में वो कौन सी है। रिक्वायरमेंट शुड बी स्पेसिफाइड एज कम्प्लीटली एंड थोरोली, जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली होनी चाहिए। इवन इफ एवोल्यूशनरी रिवीजन कैन बी फोरसीन और इनवेटेबल, द फैक्ट दैट दे आर इनकम्प्लीट शुड बी नोटेड। अगर आपकी कहीं पे इनकम्प्लीशन रह गई तो उसको नोट किया जाएगा, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट है और थॉरली वर्क कर रही है। अ फॉर्मल चेंज प्रोसेस शुड बी इनिशिएटेड एंड आइडेंटिफाई, कंट्रोल, ट्रैक एंड रिपोर्ट प्रोजेक्ट चेंजेस। डिफरेंट ये चेंजेस है और उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड कंप्लीट ऑडिट ट्रेल ऑफ चेंजेस, और दूसरा है परमिट द रिव्यू ऑफ करंट एंड सस्पेंडेड प्रैक्टिस ऑफ। ये डिफरेंट जो इसकी कंसिडरेशन हैं ये बहुत कम यूज़ होती हैं। आगे प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी थोड़ा सी यूज़र इंटरफेस आपका फ्रंट एंड बना हो, बैक एंड का चाहे काम ना हुआ हो, ठीक है। आगे एम्बेडिंग डिज़ाइन इन एसएलएस में वो कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेस इसकी ये पढ़ लेते हैं कि एसएलएस शुड फोकस ऑन द सर्विसेज ऑफ द एसएलएस शुड नॉट नॉर्मली डिज़ाइन आइटम्स सच एज फॉलोइंग पार्टीशनिंग द सॉफ्टवेयर इनटू मॉड्यूल। डिफरेंट मॉड्यूल्स में हमें पार्टीशन करना चाहिए ऑब्वियसली। फिर हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करेंगे तो हमारे लिए टेस्टिंग भी ईजी हो जाएगी, हमें एम्बिग्यूटी दूर करनी भी ईजी हो जाएगी, हम उसको ईजिली लेके चल सकते हैं। सेकंड, एलोकेटिंग फंक्शन टू द मॉड्यूल, डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम फंक्शन एलोकेट कर सकते हैं। ये वाले फंक्शन इस मॉड्यूल में हमने करने हैं और ये वाले फंक्शन हमने इस मॉड्यूल में करने हैं, तो इसलिए हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। आगे डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल बिटवीन मॉड्यूल। डिफरेंट मॉड्यूल्स में इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी फ्लो, उसको डिस्कस करना चाहिए कि ये हमारी इंफॉर्मेशन इस तरह जा रही है और उसका फ्लो भी होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आगे चूजिंग डाटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करने चाहिए, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं नेसेसरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, तो कौन सी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर पे अकॉर्डिंग है उसको देख लेते हैं। कीप सर्टेन फंक्शन इन सेपरेट मॉड्यूल, हर फंक्शंस का जो है सेपरेट मॉड्यूल होने चाहिए। परमिट ओनली लिमिटेड कम्युनिकेशन बिटवीन सम एरियाज ऑफ प्रोग्राम, कि कुछ एरियाज ऑफ प्रोग्राम में आपस में कम्युनिकेशन हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन सब में तो कहीं एक प्रॉब्लम आ रही तो सारा कम्युनिकेशन गैप ख़राब हो जाता है और हमारा जो सिस्टम है वो एम्बिग्यूटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। थर्ड है चेक डाटा इंटेग्रिटी फॉर क्रिटिकल वेरिएबल, जो हमारे क्रिटिकल वेरिएबल हैं उनकी इंटेग्रिटी हमारी चेक होनी चाहिए, यानी ठीक है इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे होती है, इंटेग्रिटी उसकी कंप्लीट हमें चेक होनी चाहिए। आगे ये बाकी तो थोड़ा सा आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह का आइडिया होगा। जैसे ये देखें, अब ये जो प्रैक्टिस उन्होंने दी हुई है कि डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह होने चाहिए, इंट्रोडक्शन है, फिर उसके फर्दर जो है सब हेडिंग्स, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 हमारी मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अब इंट्रोडक्शन में मजीद सब हेडिंग्स हैं, उनको हम 1.1 यानी पर्पज, स्कोप, डेफिनेशन, ये डिफरेंट जो है जब आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें लिखते हैं। प्रोटोटाइप है ये एसएस आउटलाइन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, आपने डिफरेंट पर्पस लिखते हैं, स्कोप लिखते हैं, डेफिनेशंस,
ठीक है, और रेफरेंस ओवरव्यू। पर्पस में हमारा क्या होता है कि हम क्या बनाना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है एसआरएस का, और हम ऑडियंस को क्या इंटेंड करके डेवलप करके देना चाह रहे हैं, स्कोप क्या है इस चीज़ का, ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ये हमें बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें आगे फिर डेफिनेशन डिफरेंट जो चीज़ें हैं, एब्रीवेशन वगैरह, जैसे कि डिफरेंट एसआरएस, इसकी एब्रीवेशन के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह की जो एब्रीवेशन जो यूज़ हुई हैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन में, वो भी, ताकि पढ़ने वाले को अगर कहीं पे एब्रीवेशन नहीं समझ आ रही कि ये एसआरएस का मतलब क्या है, तो उसको वो एब्रीवेशन में जाए और उसकी एब्रीवेशन पढ़ ले। ठीक है, ओवरव्यू देना चाहिए, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, फिर आगे प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव्स। ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट प्रैक्टिस हैं। आप इस रिसर्च पेपर को अगर जब पूरा एक दफ़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है, फर्स्ट टाइम में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, पूरा कोर्स आपने पढ़ लिया हुआ, ये पूरा उसका ओवरव्यू है, तो आप अच्छे से एक एसआरएस इसकी हेल्प आउट से लिख सकते हैं, अपनी एटलीस्ट हेडिंग्स इनसे मिली जुली बना सकते हैं। आपको इनको हेडिंग वगैरह पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ होती है, ये मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट एक टेम्पलेट दिया हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड की टेम्पलेट भी है इसमें, जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं कि आगे हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस इसकी है, कम्युनिकेशन इंटरफेस हैं, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑपरेशन है, साइट एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें फंक्शन रिक्वायरमेंट शुड डिफाइन द फंडामेंटल एक्शन डेट मस्ट टेक प्लेस इन द सॉफ्टवेयर इन एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो कह रहे हैं वैलिडिटी चेक ऑन द इनपुट्स, कि हमें इनपुट की वैलिडिटी चेक करनी चाहिए कि हमने इनपुट्स ठीक दी हैं, उस पर आउटपुट ठीक आ भी रही है कि नहीं। अगर हम गलत इनपुट दें तो उस पर गलत आउटपुट आनी चाहिए, वो भी ठीक आ रही है, यानी टेस्टिंग हमारी अच्छी हो। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, हमारा जो ऑपरेशन है जिस सीक्वेंस में हमने रखे हैं उसी सीक्वेंस में वो ऑपरेट करें। रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल सिचुएशन, अगर कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है तो उसमें वो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है। ठीक है, इसका भी ओवरव्यू दें। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और एरर हैंडलिंग, रिकवरी के किस तरह एरर हैंडल हो रहे हैं और उसमें रिकवरी किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर पे क्या इफेक्ट है, रिलेशनशिप इनपुट्स और आउटपुट का, कौन सी इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएगी, कैसी इनपुट देंगे तो किस तरह की आउटपुट आएगी, ये सारे रिलेशनशिप भी हमें पता होने चाहिए। आगे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताती हूँ। लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट कह रहे हैं दिस शुड स्पेसिफाई द लॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन डेट इज़ टू बी प्लेस्ड इनटू द डेटाबेस। इसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड हैं, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज बाय वेरियस फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस की जो टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, किस तरह किस फ्रीक्वेंसी से वो यूज़ हो रहे हैं, एक्सेसिंग कैपेबिलिटीज़, उनको हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है डेटाबेस की। ठीक है, किस लिहाज से हमारी एक्सेसिंग उस पर हो रही है। क्लियर। आगे डाटा एंटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप, डिफरेंट टू डाटा एंटिटीज़ हमारी बनी हुई हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप्स क्या है। इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट, डिफरेंट कॉन्स्टेंट, जैसे हमने डाटाबेस में पढ़ा हुआ है आपने उसको, उनकी इंटेग्रिटी, डाटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट, किस तरह हम डाटा को रिटेन कर सकते हैं, उसकी रिटेंशन को, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, इनको आगे वन बाय वन उन्होंने इसी को डिस्कस किया। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी। रिलायबिलिटी होती है कि आपका जो सिस्टम है वो रिलायबल हो, अवेलेबिलिटी यानी अवेलेबल हो हर चीज़, जिस लेवल को आप, जिस चेक पॉइंट को, रिकवरी को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो। सिक्योरिटी यानी आपका हैक ना हो, उसमें कोई वायरस ना आए, या उसमें कोई सिस्टम कोई ऐसी यूजेबिलिटी ना हो जिससे आपको हार्मफुल हो, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी यानी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम मेंटेन कर सकें। पोर्टेबिलिटी, दिस शुड बी स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिलेट द ईज ऑफ पोर्टिंग एंड सॉफ्टवेयर टू अदर होस्ट मशीन्स, कि उनको किसी और मशीन में हम पोर्ट कर सकें। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स विद होस्ट डिपेंडेंट कोड, यानी परसेंटेज के लिहाज से उसकी होस्ट कोड दैट इज़, ये डिफरेंट उसकी जो है कौन कौन सी इसमें इंक्लूड हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे सिस्टम मोड, यूज़र क्लास, ये आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद किस तरह हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखते हैं और इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स में डिफरेंट, अगर हम हमारा जो कोड है अगर हम उसका टेम्पलेट देना चाह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हमारी टेम्पलेट की वर्जन हैं उसका, ये देखें एनेक्स में क्या है, ये चीज़ें जो हमारी सब ये इसकी प्रैक्टिस है,
ये सारी इस पेपर मतलब है कि इसमें टेम्पलेट कंप्लीट दिया गया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इसमें इतनी हेडिंग्स हैं कि अगर आप देखना चाहें तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब ये देखें IEEE और EIA उसकी स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या हैं और कॉरस्पॉन्डेंस क्लॉज ऑफ IEEE STD क्या है, एडिशनल ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, ठीक है। इसकी आप जैसे यूज़ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अगर हम मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को यूज़ करें तो उसमें हमारी IEEE STD में उसकी मेंटेनेबिलिटी कैसी हो सकती है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी करैक्टरिस्टिक है तो उसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस पेपर का मकसद सारी इसमें टेम्पलेट्स भी हैं कि किस तरह आप SRS लिख सकते हैं। इस पूरे हमारे जो कोर्स पढ़ा हुआ है उसका मकसद ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करते हैं, हम किस तरह अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरह उसका आर्किटेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई लेक्चर नहीं भी स्टार्टिंग वाले नहीं भी लिए तो बाद में वाले तो इम्पोर्टेंट वो डिस्कस नहीं, लेकिन स्टार्टिंग वाले नहीं भी लिए तो वो सारे इसमें कवर हो गए हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, एक्टिविटी बेस्ड है। अगर हमारी लाइव क्लास होती है तो हम इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको टॉपिक देती क्लास में तो आप उनको उसकी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब वो नहीं हो रहा तो मैं आपको प्रैक्टिस के रिसर्च पेपर थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू भी दे दिया, अब आपको साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।